नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर चुनावी बॉन्ड से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर अपने ही आदेश को पलट दिया है और कहा है कि दानदाताओं के नाम प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस वर्ष जनवरी में सरकार को निर्देश दिया था कि वे चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत उन दानदाताओं के नाम प्रकट करें जो अपनी पहचान गोपनीय रखने के इच्छुक थे। उस आदेश को पलटते हुए सीआईसी ने अब ये निर्णय दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत दानदाताओं की पहचान को प्रकट करना किसी व्यापक लोकहित में नहीं होगा। साथ ही इससे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के खंड ई के अनुसार इस अधिनियम में शामिल किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को ये सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का ये समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकट होने से व्यापक लोकहित का समर्थन होता है। आपको बता दें कि एक चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है। इसे भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में कार्यरत किसी भी कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। केंद्रीय बजट वर्ष 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए की गई थी, जैसे काले धन और राजनीतिक निधियन में नकदी के उपयोग पर अंकुश लगाना, कर वंचना के उद्देश्य से गठित फर्जी राजनीतिक दलों को समाप्त करना, दानदाता की पहचान प्रकट न करके उसे संभावित राजनीतिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना। अगली खबर वित्त क्षेत्र से संबंधित है। सरकार आगामी 3 से 4 महीनों में विकास वित्त संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। विकास वित्त संस्थान के गठन की योजना वर्ष 2020-25 के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के वित्त पोषण के लिए आवश्यक 111 लाख करोड़ रुपए जुटाने के उद्देश्य से निर्मित की जा रही है। आपको बता दें कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अवसंरचना के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना और बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। ये वित्त वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रकों या उप क्षेत्रकों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक संस्था है। डीएफआईज की स्थापना मुख्य रूप से कृषि, उद्योगों, व्यापार, परिवहन और बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त की मांग की पूर्ति के लिए की गई थी। आइए अब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लाभ जानते हैं। दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण की लागत को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, इसलिए ये दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये अर्थव्यवस्था की उन गतिविधियों या क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है जहाँ जोखिम इतना अधिक हो सकता है कि साधारण वित्तीय प्रणाली उस जोखिम को वहन करने से अनिच्छुक होती है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी क्षेत्रक विशिष्ट वित्त प्रस्तावित कर सकते हैं जो निवेशकों को आकर्षित करेंगे। ये परियोजनाओं की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाएगा और उन परियोजनाओं को भी वित्त प्रदान करेगा जहां जोखिम के कारण अन्य इकाइयां प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए अब डीएफआईज के वर्गीकरण को भी देखते हैं। डीएफआईज को सामान्यतः अखिल भारतीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वर्गीकरण उनके संचालन के भौगोलिक कवरेज पर निर्भर करता है। कार्यात्मक रूप से अखिल भारतीय संस्थानों को कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आवधिक ऋण संस्थान में आईडीएफसी लिमिटेड, आईआईबीआई लिमिटेड आदि आते हैं। ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध करवाते हैं। पुनर्वित्त संस्थान में नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक आते हैं, जिसमें नाबार्ड कृषि, सिडबी लघु स्तरीय उद्योगों और राष्ट्रीय आवास बैंक आवास क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग मध्यस्थों को पुनर्वित्त प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रक विशिष्ट संस्थान में एक्सिम बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचडीएफसी लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था और पीएफसी आते हैं। जबकि निवेश संस्थान में भारतीय जीवन बीमा, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आदि आते हैं। अगली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। फसाई ने सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन के मानदंडों को अधिसूचित किया। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे कि अल्पाहार के अनाज जैसे ओट्स, बिस्कुट, ब्रेड, फलों के रस आदि का फोर्टिफिकेशन करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुमेय स्तर के लिए मानदंडों को अधिसूचित किया है। वे कंपनियां जो इस प्रकार के उत्पाद निर्मित करती हैं, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के
के साथ साथ आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन B12, विटामिन A के साथ स्वेच्छा से उन्हें फोर्टिफाई कर सकती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड उत्पादों की संतुलित खपत सुनिश्चित करने के लिए फसाई ने फोर्टिफिकेशन की मात्रा को सीमित किया है। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ में अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को औसत दैनिक आहार के सेवन स्तर के 15 से 30% तक शामिल किया जा सकता है। अधिक वसा, शर्करा और नमक युक्त खाद्य पदार्थ को फोर्टिफाइड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, लागत प्रभावी, मापनीय और धारणीय वैश्विक हस्तक्षेप है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के मुद्दे का समाधान करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का अर्थ है आहार में विद्यमान विटामिन, खनिज या सूक्ष्म तत्वों सहित आवश्यक पोषक तत्व जो अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं और शारीरिक विकास, रोगों की रोकथाम और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रच्छन्न भुखमरी या हिडन हंगर के रूप में भी ज्ञात सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। भारत में 70% लोग विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन नहीं करते हैं। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सरकार 10 वर्षों में कृषि में यांत्रिकीकरण को दोगुना करने की योजना पर कार्य कर रही है। सरकार किसानों को उनके खेतों के लिए बड़े उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। सरकार ने उद्योगों से उपयोगितापूर्ण लघु आकार की मशीनें बनाने का आग्रह किया है जो छोटे किसानों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। इससे लगभग 86% किसान कृषि गतिविधियों में मशीनों को आसानी से अपना सकेंगे। भारत में कृषि यांत्रिकीकरण लगभग 40 से 45% है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं, जहां यांत्रिकीकरण बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में यांत्रिकीकरण नगण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में यांत्रिकीकरण और फसल उत्पादकता का प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि कृषि के यांत्रिकीकरण से समय और कठिन श्रम दोनों की बचत होती है। इससे दीर्घकाल में उत्पादन लागत में कमी आती है, साथ ही फसल कटाई के बाद की क्षति भी कम होती है और उत्पादन की मात्रा और कृषिगत आय में वृद्धि होती है। कृषि के यांत्रिकीकरण से खेती की लागत 20% तक कम हो सकती है, इसलिए इससे किसानों की आय में वृद्धि संभव है। कृषि में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन। इस मिशन के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि यांत्रिकीकरण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC की स्थापना, जागरूकता का प्रसार करना आदि शामिल है। वहीं CHC यानी कस्टम हायरिंग सेंटर किराए पर किसानों को महंगे और बड़े उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। पदार्थ और प्रतिपदार्थ असममिति यानी मैटर एंटी मैटर असिमेट्री। हाल ही में CERN ने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग के अंतर्गत ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रतिपदार्थ की असममिति को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि LHC-b प्रयोग पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच अंतर का अध्ययन कर रहा है। स्विट्जरलैंड में स्थित CERN विश्व की सबसे बड़ी परमाणु एवं कण भौतिकी प्रयोगशाला है। CERN में वैज्ञानिक एवं इंजीनियर ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के लिए विभिन्न परीक्षण कर रहे हैं। भौतिकी का अनुमान है कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ लगभग समान मात्रा में निर्मित हुए होंगे और ऐसा ही बिग बैंग के दौरान भी घटित हुआ माना जा रहा है। हालांकि प्रतिपदार्थ आज के ब्रह्मांड में दुर्लभ है। प्रतिपदार्थ सामान्य पदार्थ के विपरीत होता है और प्रतिपदार्थ के उप परमाणु कणों में सामान्य पदार्थ के विपरीत गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिपदार्थ के कणों का विद्युत आवेश विपरीत हो जाता है। सभी कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे चारों ओर पदार्थ निर्मित करते हैं और उनके प्रतिपदार्थ भी होते हैं। ये प्रतिपदार्थ प्रतिबिंबित गुणों के साथ लगभग समान होते हैं। जब एक प्रतिपदार्थ यानी एंटी मैटर और एक पदार्थ कण मिलते हैं तो वे ऊर्जा की दीप्ति में नष्ट हो जाते हैं। पहली बार प्रतिपदार्थ का दावा 1896 में आर्थर शस्टर द्वारा किया गया था। इसे वर्ष 1928 में पॉल डिरक द्वारा एक सैद्धांतिक समर्थन प्रदान किया गया था। इन प्रतिपदार्थों को वर्ष 1932 में कार्ल एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन में परिवर्तित किए गए एंटी इलेक्ट्रॉनों के रूप में खोजा गया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, ये भारत और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित $500 मिलियन की परियोजना है। इसके अंतर्गत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित एवं हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर के राजमार्गों को विकसित किया जाएगा। इन राजमार्गों का विकास पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित प्रौद्योगिकी डिजाइनों
जैसे स्थानीय एवं उपमानक सामग्री, औद्योगिक उपोत्पाद और अन्य जैव अभियांत्रिकी समाधानों के माध्यम से किया जाएगा। ये परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करेगी। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण से 1.7 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हुई है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में होने वाली कुल मृत्युओं के लिए 17.8% के लिए खतरनाक वायु प्रदूषण उत्तरदायी है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अन्य मुख्य निष्कर्ष। इसके मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली असामयिक मृत्यु और रुग्णता के कारण आर्थिक क्षति सकल घरेलू उत्पाद की 1.4% थी। भारत में घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 से वर्ष 2019 तक की अवधि में मृत्यु दर में 64% की कमी हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान बाह्य परिवेश के वायु प्रदूषण से मृत्यु दर में 115% की वृद्धि हुई है। नृजाति चिकित्सा विज्ञान एथनो मेडिसिन। झारखंड के गुमला जिले के जाना गांव के आदिवासियों द्वारा उनकी एथनो मेडिसिन को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। एथनो मेडिसिन विभिन्न नृजातीय समूहों और विशेष रूप से देशज लोगों द्वारा प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा का एक अध्ययन या तुलना है। ये स्वास्थ्य, रोग और बीमारी की सांस्कृतिक व्याख्याओं से संबंधित है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल की अत्यावश्यक प्रक्रिया और उपचार पद्धतियों को भी संबोधित करती है। इसमें निदान के लिए अधिकांश तौर पर व्यवहार परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये स्थानीय धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। ये विश्वविद्यालय वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1877 में इस विश्वविद्यालय को सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद सर सैयद अहमद खान ने अनुभव किया कि भारत में मुस्लिमों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं में शामिल होना महत्वपूर्ण है। इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भूतपूर्व छात्रों में डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद हामिद अंसारी, जावेद अख्तर आदि शामिल हैं। सगुणा चावल तकनीक SRT। ये चावल की खेती की एक नई विशिष्ट विधि है। ये स्थायी रूप से उठी हुई क्यारियों पर बिना जुताई, गुड़ाई और रोपाई के फसल चक्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सगुणा बाग में विकसित शून्य जुताई वाली संरक्षण कृषि पद्धति है। सगुणा चावल तकनीक की विशेषताएं। सगुणा चावल तकनीक के अंतर्गत सभी जड़ों और डंठल या तनों के अल्प भाग को धीमी गति से सड़ने के लिए भूमि में छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किसी जुताई, रोपाई और गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रणाली से फसल कटाई के लिए 8 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। चीन ने भारतीय चावल की खरीद की। थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से कठिन आपूर्ति तथा भारत द्वारा रियायती कीमतों की पेशकश के कारण चीन ने कम से कम 3 दशकों में पहली बार भारतीय चावल का आयात आरंभ किया है। इन देशों में निर्यात के लिए अधिशेष आपूर्ति सीमित है और साथ ही ये देश चावल की भारतीय कीमतों की तुलना में कम से कम $30 प्रति टन अधिक कीमत की मांग कर रहे थे। वर्ष 2019 में भारत ने 117.47 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और चीन सबसे बड़ा आयातक है। एक वर्ष में बीजिंग लगभग 4 मिलियन टन चावल खरीदता है, लेकिन गुणवत्ता के मुद्दों को आगे करते हुए भारत से चावल खरीदने से बचता है। किलाउआ ज्वालामुखी। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये हवाई द्वीप पर सबसे युवा और द्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित अंतिम ज्वालामुखी है। हवाई प्रशांत महासागर में एकमात्र अमेरिकी राज्य है जो पूर्ण रूप से द्वीपों से निर्मित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।